हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स या और भी स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड, नेशनल पार्क से रिलेटेड या टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। तो टाइगर रिजर्व्स या नेशनल पार्क या फिर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस सारी चीज़ों का विस्तृत वर्णन हम लोगों ने किन किन राज्यों में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, इसका वर्णन हम लोग, इसका पूर्ण रूप से एनालिसिस हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। अगर जो लोग उसको नहीं देखे होंगे वो लोग जाके प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, उसको देख लेंगे। उससे आपका पूरा नेशनल पार्क, पूरा टाइगर रिजर्व और स्टेट वाइड जो है टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क आपका जो है कवर हो जाएगा। किस नदी के किनारे है, उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है या पूर्व से पश्चिम का जो क्रम है, सभी की सभी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं यह जो है आपके स्टेट पीसीएस या आप देखे होंगे कि पीएससी में वहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये कावेरी वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, जो कि पड़ता है कहाँ पे, आपका कर्नाटका में पड़ता है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था भद्र टाइगर रिजर्व के बारे में, हालांकि वो भी पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उसके बाद से इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि इसमें किस तरह से जीवों का संरक्षण किया जाता है, कैसे वन्य जीव जो है उनको संरक्षण मिलता है इसमें, फौना एंड फ्लोरा को। ठीक है, अब इसमें अभी हालिया जो रिपोर्ट आई थी उसमें अभी यही बताया गया था कि केवल फ्लोरा और फाउना जो है यही इम्पोर्टेंट नहीं है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जबकि बायोडाइवर्सिटी के लिए आप उसमें फंगिस जो है उनको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी ऐड करने की बात की जा रही थी। तो हम लोग देखेंगे इसको, फिर हम लोग देखेंगे कि संरक्षण का यह जो है कब से, भारत कब से इसके लिए प्रतिबद्ध हुआ। ठीक है, या कब से हमारे वहाँ यानी भारत में जो राष्ट्रीय पार्क है इसका, या फिर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया या टाइगर रिजर्व्स हो गया, इसका कंसेप्ट कब से शुरू हुआ। तो जैसे आपको पता है कि 1971 के आसपास स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, और उसी में से जब आया जाता है तो उसके बाद से यह सारी चीज़ें निर्णय ली जाती हैं। उसके बाद से फिर 1992 का जो, चूँकि उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो आईपीसीसी बना होता है 1988 का, और 1988 में जो आईपीसीसी बना होता है वह किसके मिलने से बना होता है, एक तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले उसका नाम था आईएमओ, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बाद में उसको चेंज करके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। वह और साथ ही यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मिलकर, दोनों ने मिलकर 1988 में इंटर गवर्नमेंटेड पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी का गठन किया था 1988 में। ठीक है, अब यही इसी का प्रयास रहा जो जाके लास्ट में आप देखे होंगे UNFCCC जो आप देखते हैं वह बना। तो 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में जाके तीन चीज़ें उभर के सामने आई कि विश्व में जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, कैसे उसको रोकने के लिए कदम उठाया जाए। ठीक, और दूसरा चीज़ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उस जैव विविधता को कैसे रोका जाए, क्योंकि फूड चेन में बहुत बड़ा इसका क्या होता है, योगदान होता है। और कोई भी एक जगह की जो एक इन्वायरमेंट की फूड चेन अगर प्रभावित होती है तो सीधे सीधे उसका बायोडाइवर्सिटी से लेकर स्पीसीज सारी चीज़ें जो होती हैं प्रभावित होती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद से तीसरा उसमें ये भी हुआ था सीबीडी के साथ साथ, यानी सीबीडी हो गया, यानी कम्बैक्ट बायोडाइवर्सिटी जो गोल वो वाला, और साथ साथ मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, और साथ ही साथ उसमें रखा गया क्लाइमेट चेंज के लिए, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाया जाए। इस तीनों के लिए उसी समय 1992 में बातें की गई थी, जिसके लिए ये बात रखा गया कि कॉप किया जाएगा। कॉप मतलब ये सभी सदस्य जो हैं वो बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को उसका नाम दिया गया। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि UNFCCC जो है वह प्रत्येक वर्ष उसकी बैठक होती है। ठीक है, इस पे अगर एक्सेप्शन अगर आप देख लें तो कोरोना जो था, कोविड-19 था, उसको छोड़ दिया जाए, उसके बावजूद आप प्रत्येक वर्ष देख सकते हैं उसकी बैठक होती है। और जो बैठक होती है, सभी सदस्य जो मिलकर मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं, या उस पर जो निर्णय ली जाती है उसको कहा जाता है कॉप। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो वो तो प्रत्येक वर्ष होता है। अभी आपने देखा था कि 2024 में उसका 29वां जो है कॉप बीता था, जो कि अजरबैजान के बाकू में हुआ था। ठीक है,
ठीक, ये सारी चीज़ें। फिर जो सीवीडी जो है, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए लगाया गया था, जैव विविधता के लिए, तो जैव विविधता वाला जो होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। तो 1992 में पहला उसका हुआ था कॉप। कॉप मतलब कि जैव विविधता को बचाने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जो उसके सदस्य देश हैं, उन सदस्य देश मिल के निर्णय लेते हैं या एक संकल्प लेते हैं कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कार्य किया जाए मिलकर। ठीक है, तो उस 1992 से ही होता है। तो पहला कॉप तो 1992 में हुआ, और यह वैसे ही 2-2 वर्ष पे होता है। तो आप ऐसे अकाउंट भी कर सकते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष पे जब सीबीडी होता है, यानी सीबीडी का मतलब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जैव विविधता से रिलेटेड जो कॉप होता है, तो 2010 में आते आते 10वां हुआ होगा उसका। ठीक है, अगर 1992 में पहला हुआ है तो 1994 में दूसरा हुआ होगा, 1996 में तीसरा होगा, 1998 में चौथा हुआ होगा, और 2000 में पांचवा हुआ होगा। वैसे 2010 आते आते उसका 10वां कॉप हुआ होगा। ये जो कॉप है 10वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यह कहाँ पे हुआ था? नगोया में। ठीक है, नगोया कहाँ पे पड़ता है? जापान में पड़ता है। तो कॉप 10 जो हुआ था वो नगोया में हुआ था, जापान में पड़ता है। अब वहाँ पे जब हुआ था तो वहाँ पे आइची गोल, ये आइची एक शहर है, ठीक है, जापान का, उसी जगह पे बैठक हुई थी, और उसी में एक जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको बचाने के लिए क्या किया गया था? लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? तो लक्ष्य थे 20। ठीक है, 10 वर्षों के लिए 2011 से 2020 तक के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 20 लक्ष्य, 20 ठो जो है गोल जो है निर्धारित किए गए थे, जो 5 वर्गों में वर्गीकृत थे। ठीक है, उसमें 30x30 ये सारे भी उसमें क्या थे। तो ये सभी चीजें किसमें? नगोया प्रोटोकॉल आप कर सकते हैं, या इवन आप ये भी कर सकते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है कि नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आप उसमें आंसर कर सकते हैं किससे संबंधित है? बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। फिर अगर आपसे ऐसा पूछा दिया जाए कि आइची जो है गोल है किसके लिए, तो वो किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए। फिर आता है कॉप 11। तो कॉप 11 कब हुआ? 2012 में। अब ये 2012 में जो कॉप 11 हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था भारत में। ठीक है, जिसमें भारत ने कंट्रीब्यूशन भी किया था, और भारत ने $50 मिलियन जो है योगदान देने की बात भी कही थी। ठीक है, अब इसी के लिए भारत को जो है यूएनडीपी के द्वारा क्या किया गया था? पुरस्कृत भी किया गया था उस समय। ठीक है, तो कॉप 12 जो है, सॉरी कॉप 11 जो हुआ था सीबीडी का, वो कहाँ पे हुआ था? आपका हैदराबाद में हुआ था, यानी भारत में हुआ था। ठीक ना, तो कब हुआ था? 2012 में हुआ था। ठीक, तो वैसे कॉप 16 जो हुआ था वो उस 2 भागों में हुआ। ठीक, अब उसमें भी बीच में इसमें गैपिंग हो गया था, आप जानते हैं कोविड-19 के कारण। अब कॉप 16 जो हुआ वो कहाँ, वो जो हुआ है वो कब हुआ है? 2024 में हुआ है। ठीक है, किसका? सीबीडी का, यानी बायोडाइवर्सिटी का, जैव विविधता का। ठीक, वैसे डिजर्टिफिकेशन का हुआ है। डिजर्टिफिकेशन वाला भी जो कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, यानी सभी सदस्य बैठ के जो निर्णय लेते हैं, उसको कॉप कहा जाता है। वो भी प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। तो उसका भी कौन सा रहा? 16वां रहा। ठीक है, तो सीबीडी का और डिजर्टिफिकेशन का ये जो है 16वां कॉप रहा। जबकि जो आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड वाला जो कॉप था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी, उसका क्या था? 29 था, क्योंकि प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप देख सकते हैं कि यह जो कॉप हो रही है, इसमें एडाप्शन के लिए, मिटिगेशन के लिए, चूंकि जलवायु जो होता है, क्लाइमेट जो होता है, वो 1 दिन या 5 माह या 2 दिन में नहीं होता है, वो वर्षों भर में या कई वर्षों के बाद वह उसका प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जैसे औद्योगिक जो इरा था उससे पहले, यानी औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इन रिवोल्यूशन में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हुआ है, कितना वनों की कटाई हुई, कितना जलवायु, उससे कितना जलवायु जो है इफेक्ट हुआ, क्लाइमेट इफेक्ट हुआ, उसका प्रभाव अभी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जलवायु अपने आप में एक बड़ी अवधारणा है। ठीक है, ऐसा नहीं, मौसम मौसम तो जो है कम समय की अवधारणा होती है, लेकिन जलवायु जो होता है वह ज़्यादा समय की अवधारणा होती है। तो इसलिए उस पर कैसे साधा जाए, उसको कैसे किया जाए, तो वो सारी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा कर भी लिया है पहले, कि मिटिगेशन, एडाप्शन, ये सारी चीज़ें, जिसमें डेवलपिंग कंट्री और डेवलप जो कंट्री है उनके बीच में यह आप देखे थे कि कंसर्न चल रहा था कि फंड से रिलेटेड, ठीक, एडाप्शन फंड और मिटिगेशन फंड से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसमें कॉप 29 वाला भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस वर्ष हो सकता है आ जाए, क्योंकि इस वर्ष हुआ है उस मतलब, और बहुत सारी चीज़ें हाईलाइटेड भी की गई हैं, और 2035 से ऐसा किया गया है कि उसमें जो फंड है, फंड में पैसे बढ़ाने की बात भी की गई है डेवलप कंट्रियों के द्वारा। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आता है कि जीवों के संरक्षण के लिए कितनी विधियाँ हैं। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 2 तरह से जो जीव होते हैं, अब जीव का मतलब जो फ्लोरा एंड फौना दोनों,
मतलब वनस्पति हो गए या फिर से जीव जंतु हो गए, दोनों को संरक्षित करने के लिए दो ठो प्रोग्राम है, मतलब दो भागों में बांटा जा सकता है, दो तरह से उनको संरक्षित किया जा सकता है। अब दो तरह से संरक्षित कैसे किया जा सकता है, तो एक होता है इन सितु कंजर्वेशन, और एक क्या होता है एक्स सितु कंजर्वेशन। ठीक ना, तो दो ठो कंजर्वेशन है, एक इन सेतु कंजर्वेशन है, एक एक्स सेतु कंजर्वेशन है। तो इन सेतु कंजर्वेशन का मतलब कि 100 स्थानीय कंजर्वेशन, 100 स्थानीय कंजर्वेशन, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, 100 स्थानीय संरक्षण। ठीक है, और एक्स सेतु में कौन आ जाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, यह किस में आता है, एक्स सेतु में आता है। ठीक है, दोनों का उद्देश्य यही है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है अभी हम लोग देखेंगे एक्स सेतु और इन सेतु में। जो इन सेतु होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, यानी इन सेतु का मतलब होता क्या है, इन सेतु का मतलब होता है कि जो जीव है, ठीक है, या जो वनस्पति है, उनको उनके प्राकृतिक ही आवास में, जो नेचुरल हैबिटेट्स है उसी में उनको संरक्षित करने की जो विधि होती है उसको कहते हैं क्या, इन सेतु या स्वस्थानीय संरक्षण। यानी जिस वह आवास में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसी परिवेश में उनको अगर संरक्षित किया जाए तो वह प्रोग्राम जो होता है उसको क्या कहा जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसमें, जैसे आप देख सकते हैं नेशनल पार्क में, जो पार्क हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, या आप देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटीज से रिलेटेड आप देख सकते हैं कौन सा, ठीक है, तो नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, उसके बाद से बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ठीक है, या सेक्रेड, जैसे पवित्र उपवन हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्वस्थानीय के अंतर्गत। ठीक है, यानी नेशनल राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान हो गए, या वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, या फिर से जैव मंडल आगार हो गया, या फिर से पवित्र उपवन हो गया, ये सब कौन से कौन किस में आते हैं, इन सेतु में आते हैं। मतलब इसके अंतर्गत जीवों को या फ्लोरा एंड फौना दोनों की बात की जा रही है, उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही, नेचुरल हैबिटेट्स में ही, जहां पे उनकी प्राकृतिक आवास है उसी में उनको संरक्षित करने की विधि जो है वो क्या कहलाती है, स्वस्थानीय कहलाती है। ठीक, वैसे बाह्य स्थानीय अगर कहा जाए तो बाह्य स्थानीय का मतलब क्या होता है, बाह्य स्थानीय का मतलब कि उन जीवों के यानी फ्लोरा एंड जो फौना है उनके जो प्राकृतिक आवास है उनसे हटकर दूसरे जगह पर ले जाकर उनको संरक्षित करने की जो विधि होती है, यानी प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर संरक्षित करने की, कंजर्वेशन करने की उनकी जो स्थिति होती है उसको क्या कहा जाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सेतु कंजर्वेशन। जैसे आप देखे होंगे चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या, अब एवियरी वाला चिड़ियाघर नहीं है, यह चिड़ियाघर वो है जू है, इसका मतलब आप समझिए इंग्लिश में थोड़ा सा सही रहेगा, जू, जू का मतलब क्या हो गया कि इसमें सभी तरह के जीव जंतु हैं। अभी कौन से जीव जंतु होंगे, वो जीव जंतु जो थोड़ा सा किस में है, आपके इंडेंजर्ड में है, या वल्नरेबल में है, या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उनको उनके ऐसा पता अगर है कि इनको इस आवास में अब रखा जाएगा तो ये कभी विलुप्त हो सकते हैं, तो उनको वहाँ से एक निकाल कर और जाके कहाँ पे, जो आपके बाह्य स्थानीय जैसे चिड़ियाघर हो गए वहाँ पे संरक्षित करने की जो विधि होती है वो क्या होता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। और जैसे चिड़ियाघर आप देख सकते हैं, ठीक है, या जीन बैंक इवेंट आप देख सकते हैं, जीन बैंक भी आप देख सकते हैं, ये सब क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण है। अब बात आती है कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आगार हो गया या पवित्र उपवन हो गया, इसमें इन दोनों के लिए अगर बात की जाए, कौन कौन, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको घोषित कौन करता है, यानी कहीं पे किसी राज्य में नेशनल पार्क घोषित करना है तो नेशनल पार्क घोषित कौन कर सकता है, तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है,
यानी राज्य सरकार जो होती है वो क्या करती है, उसको अधिकार है कि वो राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान को घोषित कर सकती है, ठीक है। या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी घोषित करना होगा तो किसके पास अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, राज्य की सरकार के पास है। अब बात एक यहाँ पे ये आती है कि अगर किसी दूसरे क्षेत्र का, मतलब दूसरे राज्य का या दूसरे क्षेत्र का अगर ट्रांसफर करना हो किसी दूसरे क्षेत्र में, नेशनल पार्क में, तो वहां पे कौन नोटिफाइड करेगा, केंद्र सरकार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज याद रखेंगे कि जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो स्टेट गवर्नमेंट घोषित करती है या अधिसूचित करती है, वह ऑटोमेटिक अपने मन से नहीं कर सकती है, किसके द्वारा, तो एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इससे या फिर से वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है उससे जो है सलाह लेकर और तब जाके नोटिफाइड करती है, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। अब बात यहाँ आती है कि नेशनल पार्क में किसी को आवाजाही की सुविधा होती है कि नहीं होती है, कैसे संरक्षण दिया जाता है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कोर में पड़ता है। कोर का मतलब क्या हुआ कि वहां पर किसी को भी आने जाने की जो है छूट नहीं है। मतलब अब जो वन्य जीव अभ्यारण्य में रहने वाले जो कर्मी हैं उनको छोड़ के उनकी बात नहीं की जा रही है। ऐसे कोई बाह्य स्थान कोई व्यक्ति है, अगर उसमें चाहे कि मैं जाके वहां पे खेती कर लूँ, ये सारी चीजें कर लूँ, तो वह वहां पे जाके नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी किसी भी प्रकार की आवाजाही जो है यहाँ पे प्रतिबंधित है, किसी प्रकार की आवाजाही नहीं हो सकती है। कहाँ पे, नेशनल पार्क में। वाइल्ड लाइफ जो जो सेंचुरी है, यहाँ पे अगर बात किया जाए वन्य जीव अभ्यारण्य में, तो यहाँ पर भी ठीक वही कंडीशन है। अब बात आता है कि संरक्षित किया कैसे जाता है, तो इसके लिए एक एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया था, 1972 में, 1972 का है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, इसमें अमेंडमेंट भी किया गया अभी हाल ही में 2002 में, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे तो पहले इसमें कितने शेड्यूल थे, इसमें शेड्यूल थे पहले टोटल 6। अब इस शेड्यूल को घटाकर कितना कर दिया गया है, 4 कर दिया गया है, ठीक है। इन 4 कैटेगरी में 4 कैटेगरी में रखा गया है। अब इसके अंतर्गत जो जैसे आप देखें उनके बर्मिन, अच्छा बर्मिन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बर्मिन क्या होता है। बर्मिन वह फौना या फ्लोरा होते हैं जिनको मारने के लिए गवर्नमेंट जो है अप्रूवल कभी कभी देती है, ठीक है, हटाने के लिए। जैसे आप देखे होंगे गांव में होता है कि नीलगाय होती है, अब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या दिक्कत है, जो किसानों की जो कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे फसल का नष्ट होना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नष्ट, अगर बहुत ज़्यादा संख्या होगी तो नष्ट होना वो शुरू कर देंगे सब। इवन तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो नेशनल हाईवे निकल रहे हैं उसमें तो एक्सीडेंट भी होने का एक कारण जो है ये जो नीलगाय वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको कभी कभी गवर्नमेंट जो है, हमेशा नहीं, कभी कभी अप्रूवल देती है, क्या करने के लिए, उनकी संख्या को कम करने के लिए, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, बर्मिन में रखा गया। अब शेड्यूल 1 में इसमें किसको रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 जो है उसमें किसको रखा गया है, तो उसमें उस एनिमल को रखा गया है, उस जीव जंतु को या उस फ्लोरा एवं फौना को रखा गया है जो मुख्य रूप से क्रिटिकल हो या इंडेंजर्ड हो, ठीक है, या तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो या इंडेंजर्ड हो, ठीक ना। तो यानी संकटग्रस्त जो जीव जंतु हैं या वनस्पति हैं उनको किस में रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में रखा गया है, ठीक है। ये भारत का है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं और सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो ये कहाँ पे है कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये है आपका कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे ना भद्रा टाइगर रिजर्व, ठीक, तो भद्रा टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है, वहीं पे है, ठीक। फिर तो ये कर्नाटक के चामराजनगर और रामनगर जिलों में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य की 1987 में हुई थी। अब कावेरी नदी इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा आपके लिए। कौन सा, तो कावेरी नदी किसके बीच से होकर गुजरती है, कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये ज़्यादा रटने की चीज़ ही नहीं है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, मैंने बताया ही। यह 1027 यानी 1027.535 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्व में यह तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी वन विभाग से भी क्या हुआ, सटा हुआ है। अब इसमें और आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करें इसको, तो अभ्यारण्य का मध्य और पूर्वी भाग वनाच्छादित है और होगेनक्कल ही झरना, ठीक है, कन्नड़ में धूम्रपान चट्टान कहा जाता है, मेकेदातु, बकरी छलांग, संगम, वह बिंदु जहाँ पे अरकावती नदी कावेरी में मिलती है उसको क्या कहा जाता है, संगम। यानी दो ऐसे भी दो नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं, दो या दो नदियाँ, उसको संगम कहा जाता है।
मुथाथी का मतलब धार्मिक स्थान जहाँ भगवान आंजनेय मंदिर स्थित है। फिर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोकेटेड है। वनस्पतियों में आप देखेंगे तो अधिकांश भाग दक्षिण भारतीय शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में अगर आप देखेंगे तो हाथी, जंगली सुअर, इवन अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या किस राज्य में पाई जाती है तो कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, ये कर्नाटक आपका सही आंसर होगा। तो जीव जंतु में देखें तो हाथी यहाँ पे, जंगली सुअर, तेंदुआ हो गया, सोन कुत्ता हो गया, चित्तीदार हिरण या भौंकने वाला जो हिरण है, ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जो भौंकने वाला हिरण है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। फिर चार सिंग वाला जो मृग है यहाँ पे पाया जाता है। फिर सेवरोटन है, फिर लंगूर हो गया, बोनेट मकाक हो गया, यानी हेजल वेजर रेटल्स हो गया, मलाबार विशाल गिलहरी हो गई, या चिकने लेपिट उदबिलाव हो गया, भूरे विशाल गिलहरी हो गई। अच्छा, गिलहरी से रिलेटेड एक फैक्ट पूछा हुआ था यूपीएससी ने। गिलहरी सर्वाहारी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, क्या है? गिलहरी क्या है? सर्वाहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, क्या है? बताइए क्या है गिलहरी? सर्वाहारी है, याद रखिएगा, सर्वाहारी है, ठीक ना। छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाती है, और अंडों को भी, जो चिड़ियाओं के अंडे होते हैं उनको भी। तो विशाल गिलहरी जैसे स्तनधारियों का घर यहाँ पे है, ठीक है। अब ये कावेरी नदी में विभिन्न प्रकार के सरीसृप भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे मगरमच्छ हो गए, भारतीय मिट्टी कछुए हो गए, सांपों की विभिन्न प्रजातियां भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और महासीर मछली मिलने वाली कुछ स्थानों में से एक यहाँ पे पाई जाती है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज था, ये जो न्यूज में बना हुआ था, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो न्यूज में तो केवल इतना ही था, कहाँ पे लोकेटेड है, क्या सारी चीज़ें हैं कर्नाटक में, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर रिलेटेड जो फैक्ट हैं, जहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछता है, उसको मैंने आपको बताया है। उसको अच्छे से अगर आपने अगर एक बार रिवाइज कर लिया है या रिविजन कर लिया है पूरा से, उसके बाद से अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा आपको सारी चीज़ जानकारी। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।